साल 1630, द डेक्कन। इमेजिन कीजिए एक ऐसी जमीन को जहां उम्मीद यानी होप नाम का शब्द मिटा दिया गया है। महाराष्ट्र एक शमशान घाट बन चुका था। एक तरफ आदिल शाह की सुल्तानत थी, दूसरी तरफ निजाम शाह की, और ऊपर से मुगल्स नीचे उतर रहे थे। ये तीन हाथी जब आपस में लड़ते थे तो खेत गरीब किसान के कुचले जाते थे। लेकिन 1630 में सिर्फ जंग नहीं थी। उस साल आया द दुर्गा देवी फैमिन। इतना भयंकर सूखा कि इतिहासकार लिखते हैं, लोगों ने भूख में अपनी शर्म बेच दी। माएं अपने बच्चों को बेच रही थीं ताकि एक वक्त की रोटी मिल सके, और जब वो भी नहीं मिली तो इंसान इंसान को खाने लगा। इस नरक के बीच, जहां मंदिर तोड़े जा रहे थे, जहां औरतों की इज्जत का कोई मोल नहीं था, और जहां मराठा सरदार सिर्फ सुल्तानत की गुलामी करने में गर्व महसूस करते थे, वहां एक उम्मीद की किरण पैदा हुई। एक 19 साल की औरत, जीजाबाई, जो प्रेग्नेंट थी, वो शिवनेरी के किले में छुपी हुई थी। उसके पति शहाजी राजे दुश्मनों से घिरे हुए थे। जीजाबाई रोज देवी शिवाई के मंदिर में प्रार्थना करती थी। वो किसी राजा को जन्म नहीं देना चाहती थी, राजा तो बहुत थे। वो एक अवतार मांग रही थी। वो एक ऐसा बेटा मांग रही थी जो इस अंधेरे को चीर कर स्वराज्य का सूरज लाए। और 19 फेब 1930 को शिवनेरी की चट्टानों ने एक शेर की दहाड़ सुनी। एक ऐसा लड़का पैदा हुआ जिसने आगे चलकर मुगल एम्पायर की नींव को उखाड़ कर फेंक दिया। लोग उन्हें राजा कहते हैं, हम उन्हें छत्रपति कहते हैं, शिवाजी शाहजी भोसले। लेकिन ये कहानी उनकी राजा बनने की नहीं है। ये कहानी है उस प्रोसेस की जिसने एक आम लड़के को देवता बना दिया। कैसे सिर्फ 16 साल के एक लड़के ने बिना आर्मी के, बिना पैसे के, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत आदिल शाह को चैलेंज किया। हिस्ट्री बुक्स हमें डेट्स बताती हैं। आज हम शिव भारत और सभासद बखर के पन्नों से उस रणनीति को डिकोड करेंगे जो आज भी दुनिया की सबसे बेहतरीन गिरिल्ला वॉरफेयर मानी जाती है। वेलकम टू द राइज ऑफ द फीनिक्स, द आर्किटेक्ट एंड द विजनरी, पुणे 1636 टू 1645। शिवाजी महाराज की कहानी को समझने के लिए हमें उनके पिता शहाजी राजे को समझना होगा। अक्सर लोग सोचते हैं कि शहाजी राजे ने शिवाजी को छोड़ दिया था, लेकिन जदुनाथ सरकार और शिव भारत बताते हैं कि ये एक कैलकुलेटेड मूव था। शहाजी राजे किंग मेकर थे। वो कभी मुगल्स के खिलाफ, कभी आदिल शाह के साथ लड़ते थे। उन्होंने सपना देखा था हिंदवी स्वराज्य का, लेकिन वो उसे पूरा नहीं कर पाए। जब उन्हें बेंगलोर जाना पड़ा तो उन्होंने अपनी पत्नी जीजाबाई और छोटे शिवा को पुणे भेजा। पुणे उस वक्त क्या था? एक उजड़ा हुआ गांव। मुरार जगदेव ने पुणे को पूरी तरह जला दिया था, और वहां जमीन में एक गधवाची नांगर, मतलब ये जमीन श्रापित है, यहां कभी कुछ नहीं उगेगा। उन्होंने वहां एक लोहे की पहाड़ यानी आयरन रॉड गाड़ दी थी और उस पर एक चप्पल टांग दी थी। डर का माहौल था। जीजाबाई और छोटे शिवा जब पुणे आए तो उन्होंने सबसे पहले उस डर को उखाड़ कर फेंका। उन्होंने उस लोहे की रॉड को उखाड़ा और वहां सोने का हल चलाया, गोल्डन प्लाव चलाया। ये सिर्फ खेती नहीं थी, ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट था। हम तुम्हारे श्राप से नहीं डरते, हम यहाँ नई दुनिया बसाएंगे। जीजाबाई ने शिवाजी को सिर्फ रामायण और महाभारत नहीं सुनाई, उन्होंने उन्हें राजनीति सिखाई। उन्होंने बताया कि राम ने रावण को कैसे मारा, लेकिन ये भी बताया कि अपने लोगों को कैसे जोड़ना है। शिवाजी महाराज की असली ट्रेनिंग किसी स्कूल में नहीं, सह्याद्री के पहाड़ों में हुई। उन्होंने मावल के किसानों के बच्चों से दोस्ती की। ये मावले थे जो पहाड़ चढ़ने में बंदरों से तेज थे, जो अंधेरे में देख सकते थे, जो रूखी रोटी खाकर हफ्तों लड़ सकते थे। तानाजी मालुसरे, ये साजी कंक, बाजी पसालकर, ये दोस्त नहीं, ये स्वॉर्ड आर्म्स बन गए। साल 1645। शिवाजी की उम्र सिर्फ 15-16 साल थी। मावल के घने जंगल में एक मंदिर था, रायरेश्वर। शिवाजी अपने दोस्तों के साथ वहां गए। शाम का वक्त था, मंदिर में अंधेरा था, सिर्फ दीपक जल रहा था। सभासद बखर हमें बताती है कि उस रात क्या हुआ। शिवाजी ने अपनी तलवार निकाली, उन्होंने अपनी उंगली पर एक कट लगाया और शिवलिंग पर अपने खून का अभिषेक किया। उन्होंने कहा, ये स्वराज्य मेरा नहीं है, ये आपका है, ये भगवान का है। आज से हमारा जीवन और हमारी मौत सिर्फ हिंदवी स्वराज्य के लिए है। ये रायरेश्वर की प्रतिज्ञा थी। एक टीनेजर जिसके पास न कोई किला था, न कोई फौज, वो बीजापुर के सुल्तान को चैलेंज कर रहा था। लेकिन सपने देखने से स्वराज्य नहीं मिलता। स्वराज्य के लिए चाहिए जमीन और पैसा। और उस वक्त जमीन का मतलब था किले, फोर्ट्स। एक कहावत थी, जिसका किला उसका राज। पुणे के आसपास के सारे किले आदिल शाह के कंट्रोल में थे। शिवाजी ने अपनी पहली चाल चली, तोरणा फोर्ट।
शिवाजी ने तोड़ना के किलेदार को, जो आदिल शाह का आदमी था, रिश्वत दी और बातों में फंसाया। उन्होंने कहा, सुल्तान बहुत दूर हैं, हम यहाँ के लोकल हैं, हम बेहतर संभाल लेंगे। बिना एक बूंद खून बहाए शिवाजी ने तोड़ना जीत लिया। और किस्मत देखिए, या देवी भवानी का आशीर्वाद, जब वो तोड़ना की मरम्मत कर रहे थे तो उन्हें जमीन में गड़ा हुआ सोना मिला, ढेर सारा खजाना। लोगों ने कहा, यह ईश्वर का संकेत है, लक्ष्मी खुद स्वराज्य के लिए आई है। उस पैसे से शिवाजी ने हथियार खरीदे और एक नया किला बनाया, राजगढ़, द फर्स्ट कैपिटल ऑफ स्वराज्य। द हॉस्टेज क्राइसिस 1648 टू 1649। शिवाजी की ये हरकतें बीजापुर तक पहुंच गईं। आदिल शाह गुस्से में था। ये 16 साल का लड़का हमारे नाक के नीचे के लिए जीत रहा है। लेकिन आदिल शाह चालाक था। उसने शिवाजी पर हमला नहीं किया। उसने शिवाजी के पिता शाहजी राजे को गिरफ्तार कर लिया। जदुनाथ सरकार लिखते हैं कि शाहजी को धोखे से पकड़ा गया था। आदिल शाह का मैसेज साफ था, शिवाजी, अगर अपने बाप को जिंदा देखना चाहते हो तो किले वापस कर दो और सरेंडर कर दो। ये शिवाजी के लाइफ का पहला बड़ा धर्म संकट था। एक तरफ पिता, दूसरी तरफ स्वराज्य। अगर वो सरेंडर करते तो स्वराज्य खत्म, अगर वो लड़ते तो पिता खत्म। एक आम इंसान टूट जाता। लेकिन शिवाजी आम नहीं थे। उन्होंने यहां दिखाया कि वो सिर्फ वॉरियर नहीं, एक मास्टर डिप्लोमैट है। उन्होंने बीजापुर पर हमला नहीं किया, उन्होंने मुगल्स को लेटर लिखा। उस वक्त मुगल प्रिंस मुराद बख्श डेक्कन में था। शिवाजी ने लिखा, मैं मुगल सर्विस ज्वाइन करना चाहता हूं, लेकिन आदिल शाह ने मेरे पिता को पकड़ रखा है। अगर आप मदद करें तो हम आपके साथ हैं। आदिल शाह डर गया। उसे लगा, अगर शिवाजी और शाहजी मुगल से मिल गए तो बीजापुर खत्म हो जाएगा। डर के मारे आदिल शाह ने शाहजी राजे को छोड़ दिया। बिना तलवार उठाए शिवाजी ने अपने पिता को बचा लिया। स्ट्रैटेजी, यूज अ बिगर एनिमी टू डिफीट अ स्मॉलर एनिमी। अगले कुछ साल शिवाजी शांत रहे सरफेस पर, लेकिन अंदर ही अंदर वो अपनी ताकत बढ़ा रहे थे। उन्होंने जावली पर कब्जा किया। जावली का इलाका चंद्रराव मोरे के पास था, जो आदिल शाह का वफादार था। उसने शिवाजी को धमकी दी थी कि तुम कल आते हो तो आ जाओ, इफ यू वॉन्ट टू कम टुमारो कम टुडे। शिवाजी ने चैलेंज एक्सेप्ट किया और जावली को जीत लिया। जावली जीतने से उन्हें दो चीजें मिली, बहुत सारा खजाना और रायगढ़, जो उनकी बाद में राजधानी बना, और प्रतापगढ़ बनाने की जगह। अब शिवाजी के पास पूरे कोंकण और वेस्टर्न घाट्स का कंट्रोल था। अब आदिल शाह इसे इग्नोर नहीं कर सकता था। 1659 में बीजापुर के दरबार में एक फैसला किया गया, बस बहुत हो गया, अब इस चूहे को कुचलना होगा। एक काम के लिए एक राक्षस को बुलाया गया, अफजल खान। द माउंटेन रैट वर्सेस द बीस्ट, 1659। अफजल खान 7 फीट लंबा, हाथी जैसी ताकत। हिस्ट्री कहती है कि वो अपने हाथों से लोहे की रॉड मोड़ सकता था। उसने दरबार में पान का बीड़ा उठाया और कसम खाई, मैं उस शिवाजी को जिंदा या मुर्दा घोड़ा गाड़ी में बांध कर लाऊंगा। बिना घोड़े से उतरे। अफजल खान अकेला नहीं आया, वो अपने साथ 12,000 की एलीट कैवलरी, 10,000 इन्फेंट्री और तबाही लेकर आया। उसका प्लान शिवाजी से लड़ना नहीं था, उसका प्लान शिवाजी को गुस्से से बाहर निकालना था, क्योंकि वो जानता था कि शिवाजी पहाड़ों में छुपे हैं, वहां उन्हें हराना नामुमकिन है। उन्होंने साइकोलॉजिकल वॉरफेयर शुरू की। अफजल खान ने तुलजापुर में भवानी माता का मंदिर तोड़ा, मूर्ति को चकनाचूर कर दिया। उसने पंढरपुर के विठोबा मंदिर को अपवित्र किया। वो चाहता था कि शिवाजी गुस्से में आकर ओपन फील्ड में आए। शिवाजी का खून खौल रहा था। उनके एडवाइजर्स, उनकी ना जीजाबाई, सब गुस्से में थे, लेकिन शिवाजी ने संयम नहीं खोया। सभासद बखर कहती है कि शिवाजी ने कहा कि अगर मैं गुस्से में बाहर गया तो मैं वही करूंगा जो अफजल खान चाहता है। मैं उससे लड़ूंगा, लेकिन अपनी शर्तों पर। शिवाजी ने अफजल खान को लेटर लिखा, एक ऐसा लेटर जो सरेंडर लग रहा था, लेकिन एक्चुअली एक ट्रैप था। उन्होंने लिखा, खान साहब, मैं आपका बेटा हूं, मैं डर गया हूं, मेरे में आपसे लड़ने की हिम्मत नहीं है। आप प्लीज प्रतापगढ़ आइए और मुझे माफ कर दीजिए। अफजल खान का ईगो उसकी समझ पर हावी हो गया। उसने सोचा, डरपोक है, ठीक है, मैं ही जाता हूं। अफजल खान अपनी मैसिव आर्मी लेकर प्रतापगढ़ के नीचे पहुंचा, लेकिन प्रतापगढ़ के रास्ते, घने जंगल, संकरी घाटियां, नैरो वैलीज, वहां उसकी बड़ी कैवलरी बेकार थी। मीटिंग फिक्स हुई, 10 नवंबर 1659। कंडीशन, दोनों लीडर्स अकेले मिलेंगे, सिर्फ एक बॉडीगार्ड साथ होगा, कोई हथियार नहीं होगा। ऑफिशियली शिवाजी जानते थे कि अफजल खान धोखा देगा, इसलिए उन्होंने मौत को पहनकर जाने का फैसला किया। उन्होंने अंदर चिलखुट चेन मेल आर्मर पहना, सर पर जिरेटोप हेलमेट पहना और ऊपर से पगड़ी बांधी। अपने लेफ्ट हाथ में उन्होंने एक छोटा सा लेकिन खतरनाक हथियार छुपाया, वाघ नख टाइगर क्लॉज, और राइट स्लीव में एक छोटी बिछवा डैगर। शिवाजी ने अपने गुरु रामदास और मां जीजाबाई का आशीर्वाद लिया।
जीजाबाई ने कहा, शिवा संभाल कर, पूरा हिंदवी स्वराज्य आज तुम्हारे साथ उस तंबू में जा रहा है। प्रतापगढ़ के नीचे एक शानदार शामियाना लगाया गया। अफजल खान पहले पहुंच गया। जब उसने शिवाजी को आते देखा तो वो मन ही मन हंसा। इतना छोटा सा आदमी, इसे तो मैं मसल दूंगा। शिवाजी ने नाटक किया कि वो डर रहे हैं। अफजल खान ने उन्हें गले मिलने के लिए बुलाया। आओ शिवाजी, हमारे गले लगो। अफजल खान ने शिवाजी को गले लगाया और तुरंत अपना असली रंग दिखाया। उसने अपने लेफ्ट आर्म से शिवाजी की गर्दन को जकड़ लिया, हेडलॉक, और अपने राइट हाथ से अपनी कतार निकाली और शिवाजी की पीठ पर वार किया। खच आवाज आई, लेकिन खून नहीं निकला। क्यों? क्योंकि चिलखुट चेन मेल ने बचा लिया था। उसी पल शिवाजी ने एक्शन लिया। उन्होंने अपना लेफ्ट हाथ, जिसमें वाघ नख था, अफजल खान के पेट में गड़ा दिया और पूरी ताकत से नीचे खींच दिया। अफजल खान की अंतड़ियां बाहर आ गईं। शिवाजी ने दूसरे हाथ से बिछुआ मारा। अफजल खान चिल्लाया, दगा दगा, ट्रेचरी। अफजल खान का बॉडीगार्ड सैयद बंदा शिवाजी पर लपका, लेकिन शिवाजी के बॉडीगार्ड जीवा महाला ने अपनी तलवार से सैयद बंदा का हाथ काट दिया। इसलिए मराठी में कहावत बनी, होता जीवा म्हणून वाचला शिवा, बिकॉज ऑफ जीवा शिवा वॉज सेव्ड। शिवाजी ने तुरंत सिग्नल दिया। इशारा मिलते ही प्रतापगढ़ के जंगलों में छुपे हुए मावले अफजल खान की आर्मी पर टूट पड़े। वो आर्मी जो वैली में फंसी हुई थी, उन्हें संभलने का मौका ही नहीं मिला। हजारों आदिल शाही सोल्जर्स मारे गए। बहुत सारा खजाना, घोड़े और हाथी शिवाजी के हाथ लगे। इस एक घटना ने, इस एक एनकाउंटर ने डेक्कन की हिस्ट्री बदल दी। अब शिवाजी कोई विद्रोही सरदार नहीं थे, अब वो द स्लेयर ऑफ मॉन्स्टर्स थे। पूरी दुनिया में खबर फैल गई कि शिवाजी ने अफजल खान को मार दिया। औरंगजेब, जो नॉर्थ में बैठा था, वो भी चौकन्ना हो गया। ये कोई मामूली दुश्मन नहीं है। लेकिन असली परीक्षा अभी शुरू होनी थी। अब सामना सीधा मुगल एम्पायर से होने वाला था। औरंगजेब अपने मामा शाइस्ता खान को भेज रहा था 1 लाख की फौज लेकर, और उसके बाद आने वाला था मिर्जा राजा जयसिंह, जिसके वजह से शिवाजी को वो ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी साइन करनी पड़ी और आगरा जाना पड़ा। वो आगरा एस्केप, वो सर्जिकल स्ट्राइक ऑन शाइस्ता खान और कोरोनेशन, राज्याभिषेक, ये हम देखेंगे पार्ट 2 में। अफजल खान की मौत के बाद सबको लगा शिवाजी रुकेंगे, जश्न मनाएंगे। लेकिन शिवाजी राजे जानते थे कि असली तूफान अब आने वाला था। औरंगजेब अब दिल्ली में बैठा गुस्सा पी रहा था। उसने डिसाइड किया कि अब बीजापुर नहीं, अब मुगल एम्पायर खुद शिवाजी से लड़ेगा। साल 1660। शिवाजी महाराज 3 तरफ से घिर चुके थे। नॉर्थ से शाइस्ता खान, औरंगजेब का मामा, 1 लाख की आर्मी लेकर पुणे में घुस गया। साउथ से बीजापुर का नया जनरल सिद्दी जौहर एक मैसिव आर्मी लेकर आया, और वेस्ट से ब्रिटिश और पुर्तगीज भी तंग कर रहे थे। सोचिए, एक छोटा सा स्वराज्य और 3 बड़ी पावर्स उसे कुचलने आ रही हैं। शिवाजी पान्हला फोर्ट में फंस गए थे। सिद्दी जौहर ने पान्हला को चारों तरफ से घेर लिया था, सीज। ये घेरा 4 महीने चला। बारिश शुरू हो गई थी। सिद्दी जौहर इतना स्ट्रिक्ट था कि वो बारिश में भी अपनी जगह से नहीं हिलता था। किला के अंदर अनाज खत्म हो रहा था। मौत दरवाजे पर खड़ी थी। यहाँ शिवाजी ने वो प्लान बनाया जो आज भी मिलिट्री एकेडमीज में पढ़ाया जाता है, द ग्रेट एस्केप ऑफ पान्हला, द डेकॉय एंड द घोस्ट, जुलाई 13, 1660। शिवाजी ने सिद्दी जौहर को मैसेज भेजा, मैं हार मान रहा हूं, कल सुबह मैं सरेंडर करने आऊंगा। सिद्दी जौहर की आर्मी खुश हो गई। उन्होंने जश्न मनाना शुरू कर दिया। पहरा थोड़ा ढीला पड़ गया। उसी रात, घोर अंधेरी रात, भयंकर बारिश। पान्हला से 2 पालकियां निकली। पहली पालकी में कौन था? शिवा काशिद। ये शिवाजी का एक लॉयल नाई था। वो दिखने में बिल्कुल शिवाजी जैसा था। उसने शिवाजी के कपड़े पहने, उनकी तरह बैठा। वो डेकॉय था। वो जानता था कि वो पकड़ा जाएगा और मारा जाएगा, लेकिन उसने हंसकर कहा, स्वराज्य के लिए मेरी जान की क्या कीमत है। सिद्दी जौहर के सोल्जर्स ने पहली पालकी पकड़ ली। उन्होंने सोचा हमने शिवाजी को पकड़ लिया। वो जश्न मनाने लगे। जब तक उन्हें पता चला कि वो नकली शिवाजी हैं और उन्होंने शिवा काशिद का सिर काटा, असली शिवाजी महाराज दूसरी पालकी में विशालगढ़ की तरफ भाग चुके थे। लेकिन दुश्मन को पता चल गया। हजारों की फौज शिवाजी का पीछा करने लगी। शिवाजी के साथ सिर्फ 600 बंडल मावले थे, और उन्हें रोकने के लिए बाजी प्रभु देशपांडे खड़े हुए। द बैटल ऑफ पावनखिंड, द 300 ऑफ इंडिया। रास्ता संकरा था, घोड़खिंड पास। शिवाजी को विशालगढ़ पहुंचने में अभी भी वक्त था। पीछे दुश्मन की फौज आ रही थी। बाजी प्रभु ने शिवाजी से कहा, महाराज आप आगे जाइए, मैं इन्हें यहीं रोकूंगा। लाख मेला तरी चालेल, पण लाखाचा पोशिंदा जगला पाहिजे। लाखों मरे तो चलेगा, लेकिन लाखों का पालनहार या राजा जिंदा रहना चाहिए। शिवाजी भारी मन से आगे बढ़े। बाजी प्रभु और उनके 300 साथी उस घाटी में दीवार बनकर खड़े हो गए। सभासद बखर लिखती है कि बाजी प्रभु के हाथ में 2 तलवारें थी, दांडपट्टा। वो घंटों लड़ते रहे। उनका शरीर जख्मों से भर गया था। खून पानी की तरह बह रहा था,
लेकिन वो गिर नहीं रहे थे। वो इंतजार कर रहे थे तोप की आवाज का। ये सिग्नल था कि शिवाजी विशालगढ़ पहुंच गए हैं। सुबह से शाम हो गई। आखिरकार धुडुम 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 3 तोपों की आवाज आई। बाजी प्रभु ने वो आवाज सुनी, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आई। उन्होंने कहा, मेरा काम पूरा हुआ। और तब जाकर उस महान योद्धा ने अपने प्राण त्यागे। उस घाटी का नाम घोड़खिंड से बदलकर पावन खिंड रख दिया गया, क्योंकि वो खून से पवित्र हुई थी। शिवाजी बच गए, लेकिन पुणे अभी भी शाइस्ता खान के कब्जे में था। शाइस्ता खान लाल महल में रह रहा था, शिवाजी का बचपन का घर। उसने वहां इतनी सिक्योरिटी लगाई थी कि हवा भी बिना परमिशन के अंदर नहीं जा सकती थी। 1 लाख मुगल सोल्जर्स पुणे में थे। शिवाजी के पास इतनी बड़ी आर्मी नहीं थी कि वो सीधा हमला करे, तो उन्होंने वो किया जो आज हम सर्जिकल स्ट्राइक कहते हैं। 5 अप्रैल 1663 रमजान का महीना था। शिवाजी और उनके 400 चुने हुए लोग बाराती मैरिज प्रोसेशन बनकर पुणे में घुसे। रात के अंधेरे में वो लाल महल के किचन के रास्ते अंदर घुसे। शिवाजी को लाल महल का कोना कोना पता था, क्योंकि वो उनका घर था। वो सीधा शाइस्ता खान के बेडरूम की तरफ गए। शाइस्ता खान गहरी नींद में था। अचानक शोर हुआ। उसकी नींद खुली। उसने देखा कि एक शैतान हाथ में नंगी तलवार लिए उसकी तरफ आ रहा है। शाइस्ता खान खिड़की से भागने की कोशिश करने लगा। शिवाजी ने तलवार चलाई। शाइस्ता खान की गर्दन तो बच गई, लेकिन उसकी 3 उंगलियां 3 फिंगर्स कटकर गिर गई। शाइस्ता खान भाग गया, लेकिन उसकी इज्जत वहीं कट गई। शिवाजी वहां रुके नहीं, वो तुरंत गायब हो गए। सुबह जब औरंगजेब को पता चला कि उसके मामा की उंगलियां कट गई हैं और वो अपने ही बेडरूम में सेफ नहीं है, तो वो आग बबूला हो गया। मुगल एम्पायर की शान मिट्टी में मिल गई थी। लोग कहने लगे, शिवाजी इंसान नहीं भूत है, वो कहीं भी घुस सकता है। द इकोनॉमिक हैमर, सैक ऑफ सूरत 1664। शाइस्ता खान ने पुणे को 3 साल तक लूटा था। स्वराज्य का खजाना खाली हो चुका था। शिवाजी को आर्मी मेंटेन करने के लिए पैसा चाहिए था। उन्होंने सोचा, पैसा कहाँ से लाएं? उन्होंने मैप देखा। सूरत। सूरत मुगल एम्पायर का ट्रेडिंग हब था। वहां दुनिया भर का सोना, चांदी और पैसा आता था। इसे बाबुल मक्का कहा जाता था। औरंगजेब सबसे ज्यादा टैक्स वहीं से कमाता था। जनवरी 1664 शिवाजी अचानक सूरत पहुंचे। वहां का गवर्नर इनायत खान इतना डरपोक था कि वो किला बंद करके छुप गया। शहर को भगवान भरोसे छोड़ दिया। शिवाजी ने सूरत के अमीर व्यापारियों से मैसेज भेजा कि हमें जंग के लिए पैसा चाहिए। अगर तुम शांति से दे दो तो हम शहर को कुछ नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने मना कर दिया। फिर शिवाजी ने सूरत को लूटा। जादूनाट सरकार लिखते हैं, इट वॉज नॉट लूटिंग फॉर ग्रीड, इट वॉज लूटिंग फॉर वॉर। उन्होंने करोड़ों रुपयों का सोना और चांदी इकट्ठा किया, लेकिन उन्होंने किसी गरीब को हाथ नहीं लगाया। फादर एम्ब्रोज, एक क्रिश्चियन प्रीस्ट के आश्रम को उन्होंने प्रोटेक्ट किया। 4 दिन में शिवाजी ने इतना पैसा जमा कर लिया कि स्वराज्य की आर्मी अगले कई सालों तक चल सके। औरंगजेब की नाक के नीचे से उसका सबसे अमीर शहर साफ हो गया। सूरत की लूट और शाइस्ता खान की बेइज्जती ने औरंगजेब को हिला दिया। उसने कहा, अब बहुत हो गया। उसने अपने सबसे खतरनाक, सबसे अनुभवी एक्सपीरियंस जनरल को भेजा, मिर्जा राजा जयसिंह। जयसिंह शाइस्ता खान जैसा बेवकूफ़ नहीं था। वो एक राजपूत था और वो शिवाजी की टैक्टिक समझता था। वो 80,000 की आर्मी और हैवी आर्टिलरी लेकर आया। जयसिंह ने आते ही शिवाजी से लड़ना शुरू नहीं किया। उसने शिवाजी को आइसोलेट किया। उसने पोर्चुगीज, ब्रिटिश, सिद्दीज और आदिल शाह सबको लेटर्स लिखे, जब हम शिवाजी पर हमला करें तुम लोग भी चारों तरफ से हमला करना। उसने शिवाजी के किलों को घेरना शुरू किया। पुरंदर फोर्ट पर भयंकर लड़ाई हुई। वहां मुरारबाजी देशपांडे ने अपनी जान दे दी, लेकिन किला नहीं दिया। लेकिन शिवाजी देख रहे थे कि उनके लोग मारे जा रहे हैं, किसान परेशान हैं, किले टूट रहे हैं। अगर ये जंग चलती रही तो स्वराज्य खत्म हो जाएगा। शिवाजी ने एक स्ट्रेटेजिक रिट्रीट का फैसला किया। उन्होंने जयसिंह से कहा, हम बात करना चाहते हैं। 11 जून 1665 ट्रीटी ऑफ पुरंदर। ये हिस्ट्री का सबसे दर्दनाक दिन था मराठास के लिए। शिवाजी को अपने 23 किले मुगल्स को देने पड़े। उनके पास सिर्फ 12 किले बचे और उन्हें औरंगजेब की मनसबदारी एक्सेप्ट करनी पड़ी। लोगों को लगा शिवाजी हार गए, खत्म हो गए, लेकिन शिवाजी हार कर जीतने का रास्ता ढूंढ रहे थे। जयसिंह ने एक और शर्त रखी, आपको आगरा आना होगा, औरंगजेब के दरबार में। शिवाजी जाना नहीं चाहते थे। उन्हें पता था औरंगजेब धोखेबाज है, लेकिन जयसिंह ने अपनी राजपूत जुबान दी कि आपकी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। द लायन इन द केज, आगरा 1666। 12 मई 1666 आगरा। औरंगजेब का 50th बर्थडे था। दरबार सजा हुआ था। शिवाजी महाराज दरबार में एंटर हुए। उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें एक राजा की तरह रिस्पेक्ट मिलेगी, लेकिन औरंगजेब ने उन्हें इग्नोर किया और उन्हें 5,000 मनसबदार्स, 3rd ग्रेड नोबल्स की लाइन में खड़ा कर दिया। वो भी उन जनरल्स के पीछे जिन्हें शिवाजी ने जंग में हराया था, जसवंत सिंह,
ये बेइज्जती थी। शिवाजी भरी दरबार में चिल्लाए, मैं वो हूं जिसने तुम्हारे शाइस्ता खान की उंगली काटी है, मैं वो हूं जिसने अफजल खान को मारा है, और तुम मुझे इनके पीछे खड़ा करोगे? औरंगजेब शॉक था। आज तक किसी ने दरबार में ऐसे आवाज नहीं उठाई थी। शिवाजी गुस्से में दरबार छोड़कर चले गए। औरंगजेब ने तुरंत ऑर्डर दिया, शिवाजी को गिरफ्तार करो। शिवाजी और उनके बेटे संभाजी, जो सिर्फ 9 साल के थे, को जयपुर भवन में हाउस अरेस्ट कर दिया गया। चारों तरफ 5,000 मुगल गार्ड्स का पहरा था। अब मौत पक्की थी। औरंगजेब बस सही वक्त का इंतजार कर रहा था उन्हें मारने के लिए। अगस्त 1666 यहाँ शुरू हुआ शिवाजी का सबसे बड़ा जादू। 3 महीने बीत गए। शिवाजी ने बीमार होने का नाटक किया। वो रोज दर्द से कराहते। उन्होंने कहा, मैं अपनी सेहत के लिए साधु संतों और गरीबों को मिठाई और फल बांटना चाहता हूँ। रोज बड़े बड़े टोकरे आते और बाहर जाते। शुरू में गार्ड्स हर टोकरा चेक करते थे, लेकिन रोज रोज वही होता देख वो आलसी हो गए। अरे वही मिठाई होगी, जाने दो। 17 अगस्त 1666 शिवाजी और संभाजी 2 बड़े टोकरों में बांट गए। कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि संभाजी को अलग रास्ते से भेजा गया था। मिठाई के टोकरे गार्ड्स के सामने से गुजरे। गार्ड्स ने उन्हें रोका नहीं। जैसे ही वो शहर के बाहर पहुंचे, शिवाजी टोकरे से बाहर निकले। वहां उनके फेथफुल स्पाई निराजी राव जी घोड़े लेकर तैयार थे। लेकिन अभी रास्ता लंबा था। आगरा से रायगढ़ हजारों किलोमीटर दूर था। अगर वो सीधे रास्ते जाते तो पकड़े जाते। शिवाजी ने उल्टा रास्ता चुना। वो साउथ, महाराष्ट्र की तरफ नहीं, नॉर्थ, मथुरा, काशी की तरफ गए। उन्होंने अपने बाल कटवा लिए, राख लगाई और सन्यासी, साधु का भेष बदल लिया। औरंगजेब की पूरी आर्मी उन्हें साउथ में ढूंढ रही थी और वो नॉर्थ में घूम रहे थे। मथुरा में उन्होंने संभाजी राजे को एक विश्वासपात्र परिवार कृष्णाजी त्रिंबक के पास छोड़ा। इस बच्चे की रक्षा करना, जब मैं पहुंच जाऊंगा तब इससे बुलवा लूंगा। शिवाजी अकेले, पैदल, कभी घोड़े पर, जंगल और नदियां पार करते हुए 25 दिन बाद राजगढ़ पहुंचे। जब वो अपनी मां जीजाबाई के सामने आए तो जीजाबाई उन्हें पहचान नहीं पाई। वो एक कमजोर साधु लग रहे थे। जब उन्होंने सिर उठाया और कहा आई, तब जीजाबाई रोने लगी, मेरा शेर वापस आ गया। औरंगजेब ने अपना सिर पीट लिया। उसने बाद में लिखा, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती शिवाजी को कैद करना नहीं, बल्कि उन्हें भाग जाना थी। लेकिन अब शिवाजी बदल चुके थे। अब वो ट्रीटी ऑफ पुरंदर को मानने वाले नहीं थे। अब वो अपने 23 किले वापस लेने वाले थे। और अब वो सिर्फ सरदार नहीं, अब वो छत्रपति बनने वाले थे। कैसे शिवाजी ने कोंढाना, सिन्हगढ़ वापस लिया, तानाजी मालुसरे की कुर्बानी, कैसे उनका राज्याभिषेक कोरोनेशन हुआ जिसमें गागा भट्ट ने उन्हें क्षत्रिय कुलवंताज घोषित किया, और उनका आखिरी और सबसे बड़ा कैंपेन दक्षिण दिग्विजय। ये सब हम देखेंगे पार्ट 3 फाइनल पार्ट में। आगरा से वापस आने के बाद शिवाजी महाराज 3 साल तक शांत रहे। औरंगजेब को लगा, चलो शेर अब बूढ़ा हो गया है, अब वो शांति से रहेगा। लेकिन वो शांति नहीं, वो सन्नाटा था, तूफान से पहले का। इन 3 सालों में शिवाजी ने अपनी आर्मी रीबिल्ड की, पैसा जमा किया और एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रांग किया। और फिर 1670 में तूफान आया। शिवाजी ने एक साथ मुगल एम्पायर के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा, जो 23 किले मैंने पुरंदर की ट्रीटी में दिए थे वो मुझे वापस चाहिए, ब्याज समेत, विथ इंटरेस्ट। और उन्होंने टारगेट किया सबसे मुश्किल, सबसे इंपॉर्टेंट किला, कोंढाना, द इम्प्रेग्नेबल फोर्ट। कोंढाना किला पुणे के बिल्कुल पास था। वहां का किलेदार था उदयभन राठौड़, एक राजपूत वॉरियर जो औरंगजेब के लिए काम करता था। किला एक सीधी चट्टान, क्लिफ पर था। वहां पहुंचना नामुमकिन माना जाता था। शिवाजी ने अपने बचपन के दोस्त तानाजी मालुसरे को बुलाया। तानाजी अपने बेटे रायबा की शादी की तैयारी कर रहे थे। हाथ में शादी का कार्ड था। जब शिवाजी ने कोंढाना की बात की तो तानाजी ने वो कार्ड साइड में लग दिया। उन्होंने वो फेमस लाइन कही, आधी लगीन कोंढाण्याचा, मग माझ्या रायबाचा, यानी पहले कोंढाना की शादी होगी, फतह है, फिर मेरे बेटे रायबा की। 4 फरवरी 1670 रात का वक्त था। तानाजी और उनके 300 मावले किले के नीचे पहुंचे। उन्होंने वो रास्ता चुना जहां कोई पहरा नहीं था, क्योंकि वो रास्ता एक वर्टिकल क्लिफ, डॉनगिरी क्लिफ था। लेजेंड कहती है कि उन्होंने यशवंती, मॉनिटर लिजर्ड या घोरपड़ का यूज किया रस्सी ऊपर भेजने के लिए। चाहे लिजर्ड हो या ना हो, सच ये है कि वो और उनके लोग उस अंधेरी रात में उस सीधी दीवार पर चढ़ गए। ऊपर पहुंचते ही तलवारें चली। उदयभन और तानाजी के बीच डुएल हुआ। तानाजी की ढाल टूट गई। उन्होंने अपने हाथ पर कपड़ा बांधकर उदयभन की तलवार के वार रोके। उनका हाथ कट गया, खून बह रहा था, लेकिन वो रुके नहीं। दोनों योद्धा मारे गए, लेकिन तानाजी के भाई सूर्याजी ने रस्सी काट दी और मावलों से कहा, भागने का रास्ता बंद है, या तो कूद कर मर जाओ या दुश्मन को मार कर जीतो। मराठास ने किला जीत लिया। जब शिवाजी वहां पहुंचे, उन्होंने तानाजी की बॉडी देखी। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, गढ़ आला पण सिन्ह गेला, यानी वी वन द फोर्ट बट लॉस्ट द लायन। कोंढाना का नाम बदलकर सिन्हगढ़ रख दिया गया। इस जीत ने मराठास के अंदर आग लगा दी। अगले 4 महीने में शिवाजी ने अपने सारे खोए हुए किले वापस ले लिए।
1674 आ गया था। शिवाजी के पास जमीन थी, आर्मी थी, फोर्ट्स थे और लोग उन्हें भगवान मानते थे। लेकिन पॉलिटिकल वर्ल्ड में अभी भी वो एक विद्रोही जमींदार, रेबल चीफ्टन थे। मुगल्स उन्हें माउंटेन रैट कहते थे। आदिल शाह उन्हें जागीरदार का बेटा कहता था। इंटरनेशनल लॉज के हिसाब से एक जमींदार किसी दूसरे राजा से ट्रीटी साइन नहीं कर सकता। अगर शिवाजी मर जाते तो उनका किंगडम उनके बेटों में बढ़ जाता, जैसे जमीन बढ़ती है। शिवाजी ने समझा कि अगर स्वराज्य को हमेशा जिंदा रखना है तो उसे एम्पायर बनना होगा, और एम्पायर के लिए छत्रपति चाहिए। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम थी। ब्राह्मणों ने कहा कोरोनेशन सिर्फ एक क्षत्रिय का हो सकता है। आप भोंसले हैं जो टेक्निकली शूद्र, फार्मिंग क्लास माने जाते हैं। ये उस वक्त का सबसे बड़ा सोशल बैरियर था। शिवाजी ने हार नहीं मानी। उन्होंने काशी से सबसे बड़े पंडित गागा भट्ट को बुलाया। उन्होंने अपनी लीनिएज वंशावली इन्वेस्टिगेट करवाई और प्रूव किया कि भोंसलेज असल में सिसोदिया राजपूत के वंशज हैं। गागा भट्ट मान गए। उन्होंने डिक्लेयर किया कि शिवाजी राजे जन्म से क्षत्रिय हैं। 6 जून 1774 रायगढ़ फोर्ट, सोने का सिंहासन बनाया गया। 32 मन यानी 1000 किलोग्राम सोने का। दुनिया भर से लोग आए थे। इंग्लिश एम्बेसडर हेनरी ऑक्सिंडन भी वहां था, जो लिखता है कि ये नज़ारा उसने जिंदगी में नहीं देखा। शिवाजी महाराज नहा धोकर सफेद कपड़े पहनकर सिंहासन पर बैठे। गागा भट्ट ने उनके सर पर छत्र, रॉयल अम्ब्रेला रखा और घोषणा की, क्षत्रिय कुलवंताज सिंहासनाधीश्वर छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। ये सिर्फ एक टाइटल नहीं था, ये मुगल एम्पायर के मुंह पर तमाचा था। औरंगजेब दिल्ली में बैठा बादशाह था, लेकिन डेक्कन में अब एक छत्रपति खड़ा था। शिवाजी ने अपना कैलेंडर राज्य अभिषेक सका शुरू किया, अपना सिक्का होन गोल्ड कॉइन चलाया और ऑफिशियल लैंग्वेज पर्शियन से बदलकर मराठी संस्कृत कर दी, राज्य व्यवहार कोश। उन्होंने इंडिया को अपनी आइडेंटिटी वापस दी। अब वो किसी के जागीरदार नहीं थे, वो सॉवरेन थे। लोग सोचते हैं शिवाजी सिर्फ महाराष्ट्र के राजा थे। गलत। राज्य अभिषेक के बाद उनका विजन ऑल इंडिया हो गया। 1676 में उन्होंने अपना आखिरी और सबसे बड़ा कैंपेन लॉन्च किया, दक्षिण दिग्विजय, कॉन्क्वेस्ट ऑफ द साउथ। उन्होंने गोलकुंडा के सुल्तान कुतुब शाह के साथ अलायंस किया। स्ट्रैटेजी, दुश्मन का दुश्मन दोस्त, और अपनी आर्मी लेकर तमिलनाडु, कर्नाटक गए। वहां उन्होंने जिंजी फोर्ट जीता, जो बाद में मराठास का कैपिटल बना जब औरंगजेब ने रायगढ़ जीत लिया था। उन्होंने वेल्लोर जीता। उन्होंने अपने सौतेले भाई व्यंकुजी एकोजी से थंजावुर में मुलाकात की। व्यंकुजी आदिल शाह के लिए काम करता था। शिवाजी ने उसे समझाया, दूसरों की नौकरी मत कर, स्वराज्य का हिस्सा बन। व्यंकुजी नहीं माना, लेकिन शिवाजी ने वहां अपना एडमिनिस्ट्रेशन सेट कर दिया। इस कैंपेन का मकसद क्या था? जदुनाथ सरकार कहते हैं कि शिवाजी विजनरी थे। उन्हें पता था कि एक दिन औरंगजेब अपनी पूरी ताकत लेकर महाराष्ट्र आएगा। अगर महाराष्ट्र गिर गया तो मराठास के पास भागने के लिए साउथ में जगह होनी चाहिए। और वही हुआ। शिवाजी के मरने के बाद जब औरंगजेब ने संभाजी को मारा और रायगढ़ ले लिया, तो मराठास ने जिंजी, तमिलनाडु से 20 साल तक जंग लड़ी। अगर शिवाजी ने दक्षिण दिग्विजय ना किया होता तो मराठा एम्पायर खत्म हो जाता। 1680 आया। शिवाजी महाराज की उम्र सिर्फ 50 साल थी, लेकिन उनका शरीर थक चुका था। 35 साल की लगातार जंग, पहाड़ों का सफर, टेंशन। उन्हें बुखार, फीवर और डिसेंट्री हो गया। 3 अप्रैल 1680 रायगढ़ पर सूरज ढल रहा था। अपने आखिरी वक्त में उन्होंने अपने मंत्रियों और बेटों को बुलाया। उनका आखिरी शब्द स्वराज्य के लिए था। उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। एक युग खत्म हो गया। जब ये खबर औरंगजेब के पास पहुंची तो उस दुश्मन ने भी, जिसने जिंदगी भर शिवाजी को पहाड़ी चूहा कहा था, सर झुका लिया। औरंगजेब ने कहा, मैंने दरवाजे बंद करने की कोशिश की, लेकिन वो हवा की तरह आया और तूफान की तरह चला गया। मेरे पास दुनिया की सबसे बड़ी फौज थी, लेकिन मैं उसे रोक नहीं पाया। वो एक महान आदमी था। कंक्लूजन, द लेगेसी ऑफ अ सिविलाइजेशनल स्टेट। शिवाजी महाराज ने हमें क्या दिया? सिर्फ एक किंगडम? नहीं, नेवी, फादर ऑफ इंडियन नेवी। उन्होंने समझा कि जिसके पास समंदर है उसी का राज है। जब मुगल्स जमीन पर लड़ रहे थे, शिवाजी ने समंदर में किले सिंधुदुर्ग, विजयदुर्ग बनाए और अपनी नेवी खड़ी की। सेक्युलरिज्म विद धर्म। वो हिंदवी स्वराज्य के राजा थे, लेकिन उनकी आर्मी में मुस्लिम्स, सिद्दी इब्राहिम, दौलत खान कमांडर्स थे। वो कुरान की इज्जत करते थे। वो औरतों, चाहे दुश्मन की हो, उसकी इज्जत करते थे। कल्याण सूबेदार की बहू का किस्सा। गुरिल्ला वॉरफेयर, गणिमी कावा। उन्होंने दुनिया को सिखाया कि बड़ी आर्मी को कैसे हराना है।
वियतनाम वॉर में भी शिवाजी की टैक्टिक्स स्टडी की गई थी। आज 350 साल बाद भी जब हम जय भवानी जय शिवाजी कहते हैं तो हम सिर्फ एक राजा को याद नहीं करते, हम उस स्पिरिट को याद करते हैं जो कहती है कि चाहे दुश्मन कितना भी बड़ा हो, अगर तुम्हारे पास होश यानी स्ट्रैटेजी और जोश यानी करेज है तो तुम उसे हरा सकते हो। दोस्तों, अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हो तो मैं आपसे अपनी थिंकिंग शेयर करना चाहता हूँ। आप जो आज पॉलिटिक्स देख रहे हैं एंड जैसे शिवाजी महाराज को दिखाया जा रहा है कि वो मुसलमान के खिलाफ थे, दोस्तों ये सब गलत है और ये मुझे प्रूव करने ज़रूरत नहीं है। आपको खुद रिसर्च करें, खुद किताब पढ़ें और रियलिटी देखें। ये जो आज इन महान लोगों के नाम पर पॉलिटिक्स खेल रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ वोट्स के लिए, वरना इन्हें तो अपने खुद की हिस्ट्री नहीं मालूम होगी, अनपढ़ जो हैं। मेरा कहना बस इतना है, क्यों तुम खुद से नहीं पढ़ते हिस्ट्री, क्यों दूसरों से मैनिपुलेट होते हो। एंड मैं ये भी कहूँगा, अगर मेरी भी वीडियो तुम देखते हो एंड मेरी बात से तुम प्रभावित होते हो तो उस वक्त भी फैक्ट चेक करना कि मैं सही भी बोल रहा हूँ या गलत, और ऐसा हर एक इन्फ्लुएंसर के साथ करना। देखो, अब बात आ गई है इसीलिए कह रहा हूँ। मेरे चैनल का मोटिव सिंपल है, कैसे आप जीरो शून्य से हीरो बने, और ये मैं बताता हूँ वो लोगों की लाइफ से जो रियली में जीरो से हीरो बने हैं। ओके, अगर आपको छत्रपति की ये रियल और डिटेल्ड कहानी पसंद आई तो सब्सक्राइब कीजिए शून्य पॉडकास्ट को। हमने बात की इंडिया के सबसे बड़े वॉरियर की। नेक्स्ट एपिसोड में हम चलेंगे यूरोप, एक ऐसे आदमी के पास जिसने दुनिया को हिलाया लेकिन तलवार से नहीं, दिमाग से। एल्बर्ट आइंस्टाइन। क्या उन्होंने एटम बॉम्ब बनाया या वो शांति के पुजारी थे? हम डिकोड करेंगे द जीनियस बिहाइंड द हेयर। तब तक के लिए स्वराज्य मेरे जन्मसिद्ध अधिकार है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।